हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर टिप्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन ने जो आपके पशु परिचर की वैकेंसी को लेकर का जो भाग ब था, है ना, भाग ब को लेकर अपन ने एमसीक्यूज बेच चला रखा था। तो एमसीक्यूज के अंतर्गत अपन डेली के डेली वीडियो के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चनों की बात करते हैं और उन क्वेश्चनों को अपन सोल्व करते थे। तो अपन इसके द्वारा अपन क्या कर रहे थे, फास्ट टैग रिविजन भी चल रहा था, साथ के साथ ही जितने भी आपके भाग बे की थ्योरी बनती है उनको अपन कवर करते हुए कंप्लीट आपकी थ्योरी के एक एक लाइनों से क्वेश्चन जो बनते हैं उनका वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। कुछ क्वेश्चनों की अपन ने कल बात की थी, अब कुछ क्वेश्चनों की बात आज करने वाले हैं। बात करें, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से आपके जितने भी भेड़ के कुछ क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके थे और आज की वीडियो में जितने भी भेड़ के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। कौन सी ब्रीड है, कितना क्या मध्यकाल है, सब चीज़ें यहाँ से आपके क्लियर होने वाली है। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करें, आज का क्वेश्चन है 466, यानी कि अपन 465 क्वेश्चन आज से पहले वीडियो में अपन डिस्कस कर चुके हैं। जो भी विद्यार्थी नया आया है वो पुराने प्रीवियस वीडियो भी देख सकता है, तो स्पीडली आपका क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा। मैं बात करूँ 466 की कि भेड़ बकरी के शरीर के का क्रिटिकल तापमान होता है। तो भेड़ व बकरियों का जो क्रिटिकल तापमान माना जाता है वो 40 डिग्री, या अपन बात करें 104 फ़ारेनहाइट माना जाता है। लेकिन गाय भैंस के अंतर्गत अपन ने बात की थी तो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग होता है, या फिर अपन बात करें 36 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग क्या होता है, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर माना जाता है। तो इनका दोनों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भेड़ बकरियों का भी समझ में आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि अगर अपन डिग्री सेंटीग्रेड बात करें तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट की बात की जाए तो 104 फ़ारेनहाइट भेड़ व बकरियों का तापमान क्रिटिकल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की आयु यौनावस्था मानी जाती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो गाय और भैंस की मैंने यौनावस्था बताई थी वो कब बताई थी। अब बात करें कि भेड़ की यौनावस्था मानी जाती है वो कब मानी जाती है, तो 1 से 1.5 वर्ष मानी जाती है, 12 से 18 माह मानी जाती है, ए व बी दोनों सही बात है, या 24 से 28 माह मानी जाती है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे 1 से 1.5 साल या फिर 12 से 18 माह क्या मानी जाती है, आपकी जो भेड़ की यौनावस्था मानी जाती है, यानी कि वो प्रजनन योग्य मानी जाती है, तो उसे यौनावस्था कहा जाता है। तो यौनावस्था कब आ जाती है आपकी, 1 से 1.5 वर्ष, या फिर अपन बात करें 12 से 18 माह के अंतर्गत आपकी भेड़ है यौनावस्था में आयु में आ जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार है, खूबसूरत आंसर निकल के आता है। भेड़ के गर्भकाल की बात की जाएगी, भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो 151 दिन का होता है, 148 दिन का होता है, 161 दिन का होता है, 155 दिन का होता है। तो मैंने पहले बताया था कि आपके 148 दिन किसका भेड़ का गर्भकाल माना जाता है। अगर यहीं बकरी का पूछ ली जाए तो 151 या 152 दिन किसका आपके बकरी का गर्भकाल माना जाता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूँ कि 382 दिन किसका गर्भकाल माना जाता है, वो गाय के माना जाता है। सॉरी, 280 से लेकर 282 दिन, यानी कि 280 से लेकर 282 दिन आपके किसका माना जाएगा, आपके गाय के गर्भकाल माना जाता है। भैंस की बात की जाएगी तो भैंस का कितना होता है आपका, 310 दिन। 310 दिन किसका गर्भकाल होता है, आपका भैंस का गर्भकाल हो जाता है। और बैड की बात करें 148 दिन होता है और बकरी की बात करें 152 दिन माना जाता है। तो आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या होता है, काफ़ी शानदार खूबसूरत आंसर निकल के आता है। भेड़ बकरी के मध्यकाल की अवधि क्या होती है, तो भेड़ बकरियों के अंतर्गत मध्यकाल की अवधि होती है वो 1 से 3 दिन तक रहती है। जो मध्यकाल रहता है वो 1 से 3 दिन तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है। भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त माह कौन सा है, तो जनरली मैंने एक चीज़ और बताई थी अपने प्रीवियस पेपर में अपन ने सोल्व किया था, उसमें मैंने बताई थी कि एकमात्र भेड़ ऐसी है जो प्रजनन की क्रिया है वो ऋतु के आधार पर होती है, यानी कि ऋतु के आधार पर क्या पाई जाती है, इसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है। और सामान्यतः इसके अंतर्गत जो प्रजनन की क्रिया होती है वो कहाँ होती है, वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु के अंतर्गत आपको इनका प्रजनन देखने को मिलता है। तो अपन बात करें सामान्यतः अपने को वर्षा कब होती है, जून और अगस्त के मध्य ही होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा कि अपन बात करें कि आपके जून मध्य के अंतर्गत या जून के बाद में, जून जुलाई अगस्त में अपने क्या हो जाता है, वर्षा आ जाती है। तो सामान्यतः मुख्यतः तो क्या होता है आपके अगस्त के अंतर्गत, यानी वर्षा ऋतु क्या हो जाती है इनके लिए उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन अपन बात करें 2 सीजनों की, यानी कि आपके अगस्त के अंतर्गत भी अपन क्या होता है, प्रजनन के योग्य होता है उपयुक्त माह, और इसके अलावा फरवरी माह के अंतर्गत भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको प्रजनित करवा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाएगा
कि अगस्त यानी कि वर्षा ऋतु में भी करवा सकते हैं, और फरवरी में भी अपन क्या कर सकते हैं, भेड़ प्रजनन के लिए उपयुक्त माह माना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो मैंने आपको सभी का बताया था, सभी का प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। अगर अपन ने बात की थी, बकरी की बात की थी, और इसके अलावा मैं बात करूँ गाय की, भैंस की, सबके प्रजनन केंद्र में पहले पढ़ा चुका हूँ। आप अगर वीडियो नहीं देखा हो तो आप जाके देख सकते हो। अपन बात करें भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ है, तो भेड़ प्रजनन केंद्र है वो आपके फतेहपुर के अंतर्गत है। अब बात करें कि फतेहपुर कहाँ है सर, तो फतेहपुर है आपका सीकर के अंतर्गत। सीकर भी डायरेक्ट दिया जा सकता है और फतेहपुर भी दिया जा सकता है। तो कहाँ पे आपका प्रजनन केंद्र, भेड़ का प्रजनन केंद्र है वो फतेहपुर सीकर के अंतर्गत स्थित है। मैं बात करूँ कि केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर, ये आपके हर एग्जाम में पूछा गया है। इसके अंतर्गत 101% आपके पूछे जाने की संभावना है कि केंद्रीय भेड़ एवं जो भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है, जिसे अपन क्या कहते हैं, CSWRI, यानी कि सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपका कहाँ पर स्थित है, ये मालपुरा टोंक के अंतर्गत स्थित है। कई बार टोंक भी दे दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना, लेकिन मालपुरा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, मालपुरा भी दे दिया जाता है डायरेक्ट ही। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, CSWRI का जो मरु क्षेत्रीय परिसर कहाँ पर स्थित है। तो जो आप CSWRI है, यानी कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान का जो मरु क्षेत्रीय परिसर है वो आपका बिचवाल में स्थित है। अब बात करें बिचवाल कहाँ है सर, तो बिचवाल है आपका बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। तो बीकानेर भी दिया जा सकता है, बिचवाल भी दिया जा सकता है। अगर मरु क्षेत्र ये पूछा जाए तो बिचवाल करना है, और डायरेक्ट पूछा जाए तो मालपुरा टोंक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान का है, तो भेड़ व ऊन जो आपका प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका जयपुर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, काफी शानदार आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर स्थित है। तो एशिया की यानी कि विश्व की अपन बात करेंगे, सबसे जो बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ पे, आपके बीकानेर में स्थित है। और सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, आपका राजस्थान के अंतर्गत होता है। विशेष रूप से आपको ध्यान रखना, काफी बार पूछा गया है कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है तो वो कहाँ होता है, आपके राजस्थान के अंतर्गत होता है। और सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो कहाँ पे, आपके बीकानेर के अंतर्गत स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ स्थित है। जो आपके केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है वो बाड़मेर में है, सीकर में है, जोधपुर में है या बीकानेर में है। तो आपको पता होगा कि जहाँ ऊन मंडी होगी वहीं पे प्रयोगशाला होगी, क्योंकि वहीं पे प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि जो आपकी प्रयोगशाला है, विश्लेषण प्रयोगशाला है वो कहाँ, आपकी बीकानेर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, ये काफी कंफ्यूज करते हैं। ऊन मंडी बीकानेर में, विश्लेषण प्रयोगशाला भी बीकानेर में है, लेकिन ऊन बोर्ड, जो ऊन विकास बोर्ड है वो आपका कहाँ पे है, जोधपुर में स्थित है। ये कंफ्यूज करता है, इसका ध्यान रखना कि आपका बोर्ड कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया आपके जोधपुर के अंतर्गत। चलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ का घर किसे कहा जाता है, तो भेड़ का घर किसे कहते हैं, राजस्थान को कहते हैं, गुजरात को कहते हैं, मध्य प्रदेश को कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। तो भेड़ों का घर कहा जाता है वो आपके राजस्थान को क्या कहा जाता है, भेड़ों का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ की मान्यता प्राप्त नस्लें कितनी है, तो मैंने सबकी बताई है, लेकिन आप याद रखना मोटा मोटा 44 भेड़ों की नस्लें होती हैं। बाकी करंट डेटा आएगा आपके एग्जाम के एक माह पूर्व, कंप्लीटली करंट डेटा करवा दिया जाएगा, जिसमें आपको सभी नस्लें वगैरह हैं, कितना क्या है, जो आपके एनिमल घनत्व कितना है, इसके अलावा बात करें कि पॉपुलेशन कितनी है, सबकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एग्जाम से पहले, जिसके अंतर्गत आपको जितने भी डाटा हैं उसकी एक क्लास मिल जाएगी। चलिए बात करें अभी कितनी मानेंगे, अभी 44 अपने को याद रखनी है। बात करूँ कि राजस्थान का भारत में कुल ऊन उत्पादन में कौन सा स्थान है। मैंने बताया कि सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहाँ होती है, आपके राजस्थान में होते हैं, और राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। राजस्थान का भारत के कुल ऊन उत्पादन का कितना प्रतिशत ऊन उत्पादन होता है, यानी अपन बात करें कि भारत में कुल ऊन उत्पादन होता है, उनमें से जो आपका राजस्थान उत्पादन करता है वो कितना करता है, तो वो 35 से 40% जो आपका ऊन उत्पादन है वो अकेला आपका राजस्थान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ की कौन सी नस्ल पड़ोसी राज्यों में गमन हेतु सर्वश्रेष्ठ है, यानी कि ऐसी कौन सी नस्ल है जो पड़ोसी राज्य में भी चली जाती है, तो वो कौन सी नस्ल है आपकी, वो हो जाती है आपकी मारवाड़ी हो जाती है। क्योंकि ये क्या होता है कि जो मारवाड़ क्षेत्र है, जो आपके पाकिस्तान से लगता हुआ क्षेत्र, वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, इधर बाड़मेर साइड में पाई जाती है। तो ये क्या हो जाती है गमन के लिए, कैसे कि आपके दूसरे राज्यों में कैसे गमन करेगी, अगर बाड़मेर के पास में है, सांचौर के पास में है, जालोर के पास में है, तो ये इधर गुजरात के अंतर्गत चली जाती है। इसके अलावा ये क्या करती है, इधर आपके पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं कि अपन दूसरे राज्य, यानी कि दूसरे राज्यों के गमन हेतु सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है, वो कौन सी मानी जाती है, मारवाड़ी मानी जाती है। चोकला की बात की जाए तो ये आपकी क्या है, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। इसे अपन सीकर के अंतर्गत छापर के नाम से भी जानी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है, इसके भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, इसका भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, काफ़ी शानदार आंसर निकल के आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की मारवाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। तो आपकी जो मारवाड़ी नस्ल है उससे संबंधित कौन सी सही विकल्प है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये मारवाड़ी नस्ल है, ये किसकी है, भेड़ की है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों के मन में। बात करें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल सही पाई जाती है कि आपकी बात करें मारवाड़ी नस्ल है वो काफ़ी रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है इसमें। तो ये बात ये क्या होगा, कथन आपका सही हो जाएगा। उद्गम स्थान जोधपुर पाली, तो मैंने बता दिया कि जोधपुर के आसपास के अंतर्गत पाई जाती है, और जोधपुर जो मेन जोधपुर व पाली वगैरह है वहाँ से इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करें विदेश में ऊन, जो आपकी मारवाड़ी नस्ल है इसकी ऊन को विदेश के अंतर्गत जोरिया के नाम से जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोरिया के नाम से क्या जाना जाता है, आपके मारवाड़ी नस्ल की जो ऊन होती है, जो मारवाड़ी नस्ल से ऊन प्राप्त होती है उसे विदेशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है। तो उपरोक्त सभी क्या होंगे आपके, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, भेड़ की जैसलमेरी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। तो क्या आपकी पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। जैसलमेर कहाँ है, रेगिस्तान में ही है। और पूर्णतः रेगिस्तानी क्षेत्र भी कौन सा है आपका, सम जिला है, सॉरी सम जगह है। जो सम जगह कौन से जिले में आती है, जैसलमेर जिले में आती है। तो ऑब्वियसली आपके क्या हो जाएगी, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। देसी नस्लों में सबसे बड़ा आकार होता है, बिल्कुल ये याद रखना है। देसी नस्लें होती है अपनी जितनी भी, उनमें सबसे बड़ा आकार होगा वो आपके जैसलमेरी का होता है। बात करें कि देसी नस्लों में सर्वाधिक ऊन उत्पादन, जो देसी नस्लें अपनी उनमें सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है वो कौन सी करती है, आपकी जैसलमेरी करती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, भेड़ की चोकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। तो चोकला के बारे में अपन ने पहले बात की ली, अन्य नाम क्या है, छापर। और छापर के नाम से कहाँ जाना जाता है, सीकर के अंतर्गत। सीकर के अंतर्गत जो शेखावाटी क्षेत्र है, शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत इसे छापर कहा जाता है, किसे, आपकी चोकला नस्ल को। बात करें उत्तम श्रेणी की महीन ऊन, और उत्तम श्रेणी की महीन ऊन प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होगी, आपकी चोकला से ही होती है। तभी इसे अपन राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, नहीं क्या, इसे इसलिए कहा जाता है आपके मेरिनो के नाम से। बात करें कि रोमन नाक होती है, ये इसका टिपिकल करेक्टर है कि ये इसकी नाक है वो रोमन आकार की होती है। बात करें उद्गम स्थान शेखावाटी क्षेत्र, तो ये आपको मैंने पहले बता दिया कि शेखावाटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है, और इसे शेखावाटी क्षेत्र में ही छापर कहते हैं, और इसका उत्पत्ति स्थान भी कौन सा है, शेखावाटी क्षेत्र हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की चोकला नस्ल से संबंधित सही विकल्प है। तो बात करें कि राजस्थान की मेरिनो, तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपकी जो ये यानी कि फाइन कारपेट ऊन के कारण ही इसे अपन क्या कहते हैं, राजस्थान की मेरिनो कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। चोकला को ही कहा जाता है। रोमन नाक इसका टिपिकल कैरेक्टर है, तो ये दोनों ही बता दिए। तो ऑप्शन नंबर ए व सी, सॉरी ओ ए व बी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। चलिए बात करें, भेड़ की सोनाड़ी नस्ल, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके उदयपुर संभाग है उसके अंतर्गत पाई जाती है। एकमात्र ये नस्ल है जो त्रिकाजी नस्ल है, एकमात्र तो क्या और भी है, लेकिन अपने राजस्थान के अंतर्गत मुख्यतः त्रिकाजी नस्ल है जो कौन सी आपकी सोनाड़ी है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भेड़ की सोनाड़ी नस्ल से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। बात करें कि त्रिकाजी है, बिल्कुल सही बात है। त्रिकाजी का मतलब कि जो तीन चीज़ों के लिए काम में ली जाती है, मांस के लिए भी पाला जाता है, दूध के लिए भी पाला जाता है, और चमड़े के लिए भी पाला जाता है। तो त्रिकाजी का मतलब समझ में आया। तो बात करें कि दूसरी चंद चरणोत्तर, यानी चरणोत्तर भी कहा जाता है इसे, यानी कि इसका क्या करते हैं कि जो जो पशु है इसका, जो सोनाड़ी नस्ल के जो पशु होते हैं ये क्या करते हैं, चरते हैं ना, तो इसके कान क्या होते हैं कि मिट्टी को टच करते हुए चलते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, चरणोत्तर कहा जाता है। बात करें उदयपुर संभाग में हेतु सर्वश्रेष्ठ है या सर्वोत्तम है, तो मैंने बता दिया ये सर्वाधिक पाई जाती है, वो भी कहाँ भी पाई जाएगी, आपके उदयपुर संभाग में पाई जाती है। बात करें चलते समय कान जमीन पर स्पर्श करते हैं, ये भी आपने बता दिया कि इसीलिए क्या कहते हैं, चरणोत्तांग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि ये सभी करेक्टर आपके सोनाड़ी नस्ल के क्या दिए गए हैं, सही दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन बात करें, भेड़ की किस नस्ल से ऊन उत्तम क्वालिटी का प्राप्त होता है। तो ये अपन ने पहले ही बात कर ली कि उत्तम क्वालिटी की बात की जाएगी तो वो किससे क्या प्राप्त होता है, आपकी चोकला जो नस्ल है या उससे क्या हो जाएगा, जो ब्रीड है उससे प्राप्त होती है। लेकिन आपको चोकला ऑप्शन में नहीं दी जाए तो आपको मालपुरा, नाली, सोनाड़ी या मारवाड़ी इनमें से चूज करना हो तो वो मालपुरा है जो आपकी नस्ल है। ये कहाँ से निकाली गई है, CHWR है, ये कहाँ मालपुरा टोंक के अंतर्गत है, यहीं से ये नस्ल निकाली गई है, और इसका भी ऊन है वो काफ़ी उत्तम क्वालिटी का नमदे और गलचे बनाए जाते हैं। तो अब का बात करें कि सुपर क्वालिटी का जो ऊन प्राप्त होता है वो किससे होता है, आपकी चोकला से होता है। लेकिन उत्तम क्वालिटी के नमदे व गलीचे बनाने के लिए, नमदे व गलीचे बनाने के लिए कौन सी जो भेड़ की नस्ल है जिसका ऊन तैयार होता है या ऊन उपयुक्त माना जाता है, तो वो होती है आपकी मालपुरा हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की किस नस्ल को किसान भेड़ भी कहा जाता है। तो किसान भेड़ है वो उसे नाली को कहा जाता है। तो नाली जो नस्ल होती है वो किसकी होती है, आपकी भेड़ की होती है। और ये कहाँ पाई जाती है, जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत जो नाली क्षेत्र है, जो घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, उसके आसपास जो नाली क्षेत्र कहा जाता है उसके आसपास में यह पाली जाती है। और इसी क्षेत्र के आधार पर इसका नाम क्या पड़ा है, नाली पड़ा है, और इसे ही किसान की भेड़ भी कहा जाता है, नाली को ही।
तो आपको ध्यान रखना है कि नाली किसकी ब्रीड है, ये आपकी भेड़ की ब्रीड हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बात करें भेड़ की कौन सी नस्ल बकरी जैसी दिखाई देती है, यानी कि जो भेड़ की नस्ल तो भेड़ की है लेकिन बकरी जैसी दिखाई देती है, वो देती है आपकी नेल्लोर। नेल्लोर आपकी क्या होगी, बकरी जैसी दिखाई देती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ के नेल्लोर नस्ल के संबंधित सही विकल्प, यार आपको बताया गया है कि यहाँ पे कि 3 करेक्टर दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि नेल्लोर के ही करेक्टर हैं क्या इनमें। तो बात करें सबसे छोटी नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। बात करें कि विदेशों में सबसे ऊंची नस्ल है, बिल्कुल सही बात है। अपने यहाँ पे क्या होगी, छोटी नस्ल है, लेकिन वैसे विदेशों में सबसे क्या होगी, ऊंची नस्ल है। बड़ी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, छोटे की बात कर रहे हैं। छोटी नस्ल अलग होती है और ऊंची नस्ल अलग होती है। तो ये ऊंची तो है लेकिन क्या है, आपकी छोटी नस्ल है। उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो आपके आंध्र प्रदेश के अंतर्गत इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें, ए बी व सी दोनों क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। सॉरी, हाँ छोटी नस्ल नहीं है ना, इसको आप करेक्शन कर लेना, ये छोटी नस्ल नहीं होती। इसके अंतर्गत क्या होगा, देसी नस्लों में क्या होगी, आपकी सबसे ऊंची होगी और उत्तर प्रदेश स्थान भी आपका क्या माना जाता है, आंध्र प्रदेश माना जाता है। सबसे जो छोटी नस्ल है वो आपका नीचे आपके ऑप्शन दिए गए हैं, वहाँ पे अपने को पता चलेगा कि जो मांडिया है, मांडिया है वो सबसे छोटी नस्ल मानी जाती है ना, वो मिस्टेक हो गया। तो मांडिया एक नाम की नस्ल पाई जाती है, ये क्या होती है कि आपकी भेड़ की सबसे छोटी नस्ल मानी जाती है। बल्कि नेलोर है वो सबसे देसी नस्लों के अंतर्गत सबसे ऊंची नस्ल है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके काफ़ी बार एग्जामों के अंतर्गत पूछा गया है और इसका उत्पत्ति स्थान है वो आंध्र प्रदेश माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी व सी क्या हो जाते हैं, राइट आंसर हो जाते हैं। बात करें भेड़ का मुख्यतः पालन किस लिए किया जाता है, तो मैंने बता ही दिया आपको पहले ही कि जो भेड़ का मुख्यतः पालन होगा वो किसके लिए किया जाएगा, ऊन व चमड़े के लिए किया जाता है। लेकिन आपको ये क्या होगा कि सामान्यतः इसके अंतर्गत कई बार क्या होता है कि आपके दूध के लिए और मांस के लिए और ऊन व चमड़े सबके लिए पाला जाता है। लेकिन जो अगर मुख्यतः पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ऊन व चमड़े के लिए ही अपन क्या करते हैं, भेड़ों को पालते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ बकरी के समूह को फ्लोक कहते हैं, ये अपन ने पहले ही बात कर ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, तो मैंने पहले बता दिया ये भेड़ की सबसे छोटी नस्ल कौन सी है, मांडिया है। और सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है, नेल्लोर है। नेल्लोर का काफी क्वेश्चन आया हुआ है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ऊंची नस्ल नेल्लोर है, सबसे छोटी नस्ल मांडिया है। बात करें कि भेड़ की गद्दी नस्ल की और किस नाम से जानी जाती है, जो भेड़ की गद्दी नस्ल है वो और अदर किस नाम से जानी जाती है, तो भद्रवा, भद्रवा के नाम से भी आपकी जो गद्दी नस्ल है भेड़ की उसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। भेड़ की बकरावल नस्ल से संबंधित सही विकल्प है, जो बकरावल नस्ल है भेड़ की उससे संबंधित सही विकल्प कौन सा है, इससे लोई प्राप्त होती है, सबसे लंबी नस्ल है, किसान भेड़ भी कहा जाता है, या एवं भी दोनों। तो अपन बात करें कि इससे लोई प्राप्त होती है ना, बकरावल से क्या होगी, आपकी लोई प्राप्त होती है और ये सामान्यतः क्या ठंडे क्षेत्र में पाई जाती है। ये सबसे लंबी नस्ल है। अपन ने छोटी नस्ल की बात की वो कौन सी थी, आपकी मांड्या थी। सबसे ऊंची की बात की नेल्लोर थी। लेकिन जो सबसे लंबी नस्ल है जो वो कौन सी आपकी आपकी कौन सी हो जाती है, बकरावल हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए व बी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। किसान भेड़ किसे कहते हैं, अपन नाली को कहते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत पाई जाती है। अपन ने अच्छे से बात कर ली। बात करें पेल्ट के लिए भेड़ की कौन सी नस्ल पाली जाती है, तो पेल्ट अपन ने पहले बात की थी। पेल्ट क्या होता है, अपन ने बात की थी कि जो आपके जो मृत पशु होते हैं उनसे जो अपन ऊन वगैरह प्राप्त करते हैं उसे पेल्ट कहते हैं। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, चमड़ी भी साथ में यूज़ की जाती है। तो वो पेल्ट अच्छे प्रकार का पेल्ट प्राप्त होता है, वो कराकुल जो नस्ल होती है भेड़ की उससे प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व की श्रेष्ठ महीनतम ऊन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो अपन बात करेंगे विदेशी नस्ल और देशी नस्ल। जब थियोरेटिकल क्लासें पढ़ेंगे उनके अंतर्गत मैं आपको आसान तरीके से बताऊंगा सब चीज़ें कि विदेशी नस्लें कौन सी है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपन बात करें विश्व की सबसे श्रेष्ठ महीन ऊन की बात करेंगे तो वो कौन सी होती है, मेरिनो होती है। लेकिन अगर अपन बात करें भारत के अंतर्गत जो सर्वश्रेष्ठ महीन ऊन प्राप्त होती है वो किससे होती है, आपकी चोकला से होती है, जिसे राजस्थान के अंतर्गत जो शेखावटी क्षेत्र है उसके अंतर्गत छापर के नाम से भी जाना जाता है और इसका उत्पत्ति स्थान भी शेखावटी होता है। और लेकिन विश्व में पूछा जाए तो मेरिनो से प्राप्त होती है, तो ध्यान रखना है इसका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। संसार की सबसे लंबी भेड़ कौन सी है, तो सबसे लंबी भेड़ की बात की जाएगी है ना, लंबी भेड़ की बात की जाएगी विश्व की। संसार की बात की जाएगी तो लिंकोनन हो जाएगी, क्या लिंकोनन क्या हो जाएगी, आपकी सबसे लंबी भेड़ हो जाएगी। लेकिन आपकी बात करें जैसलमेरी है, राजस्थान की सबसे लंबी भेड़ कौन सी है, जैसलमेरी है, इसका ध्यान रखना है। राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेरी है, वैसे कौन सी हो जाएगी, लिंकोनन हो जाएगी। विश्व की बात करेंगे तब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें भेड़ की अविवस्त्र नस्ल का संकरण होगा, तो अविवस्त्र जो नस्ल है उसका संकरण क्या होता है,
तो उसका क्या होगा कि अभिवस्त्र क्या हो गया कि अच्छी प्रकार के वस्त्र मिलने चाहिए। तो आपके पास सामने देखो दो ही कंडीशन आएगी, एक तो अभिवस्त्र पूछा जाएगा और एक अभिकालीन पूछा जाएगा। तो अभिकालीन किससे क्या कर रहे थे, अपन क्या बना रहे थे, जो आपके नमदे व गलीचे वगैरह बना रहे थे। और अभिवस्त्र यानी कि इसमें वस्त्र आ रहे हैं, नाम में वस्त्र आ रहा है, तो इसके अंतर्गत क्या चाहिए होगा अपने को, अच्छी अच्छी ब्रीड ही चाहिए होंगी। तो जो रेम्बुलेट है उसका क्रॉस अपन क्या करवाते हैं, चोकला। रेम्बुलेट विदेशों के अंतर्गत अच्छी है, चोकला अपने भारत के अंतर्गत अच्छी है, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए अपन इन दोनों सर्वश्रेष्ठ का करवाते हैं। तब तो क्या होगा, अभिवस्त्र यानी कि वस्त्र प्राप्त होगा। तो अभिवस्त्र का जो क्रॉस होगा वो क्या क्या होगा, रेम्बुलेट प्लस चोकला हो जाएगी। लेकिन अभिकालीन अपन क्या कर रहे हैं, कालीन अच्छा प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, रेम्बुलेट का ही। तो कालीन किससे मिलेगा, आपका मालपुरा से मिलेगा। तो रेम्बुलेट प्लस, अगर रेम्बुलेट का क्रॉस अपन मालपुरा से करवाते हैं तो आपकी अभिकालीन नस्ल का संकरण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद बात करें भेड़ की अभिकालीन व अभिवस्त्र कहाँ से निकाली गई। तो मैंने पहले बता दिया कि जो आपके CHWRI कहाँ पे, अविकानगर टोंक, अविकानगर टोंक के अंतर्गत स्थित है, वहाँ से आपकी निकाली गई है। CHWRI क्या है, आपके जो आपका सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका जो आपका शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे ये विकसित की गई है अभिकालीन और आपके अभिवस्त्र दोनों नस्लें। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भेड़ की औसतन आयु कितने वर्ष की होती है। तो औसतन अगर बात की जाएगी तो आपके 16 वर्ष मानी जाती है, लेकिन अगर गाय व भैंसों की बात की जाएगी तो आपकी कितनी हो जाती है, 20 से लेकर 23 वर्ष के लगभग क्या मानी जाती है, औसतन आयु गाय व भैंसों की मानी जाती है। और भेड़ की बात की जाएगी तो 16 वर्ष आयु आपकी औसतन मानी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हिमालय क्षेत्र में कौन सी भेड़ें पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बकरावल है वो कौन सी आपकी ठंडे इलाके के अंतर्गत पाई जाती है ना, तभी तो अभी जो आपका कालीन वगैरह है वो प्राप्त हो रहे थे इससे। चलिए बात करें कि आपके हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी भेड़ पाई जाती है। तो गद्दी गुरेज है, यह भी आपके हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। बकरावल भी वहीं पाई जाती है। रामपुर बुशहर है, ये भी आपके पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, काफी खूबसूरत आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है। तो परजीवियों का म्यूजियम है वो किसे कहते हैं, अपन भेड़ों को कहते हैं। जो भेड़ होती है उसे परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है, आपने भेड़ देखी होगी, उसके ऊन ही ऊन होते हैं, ऊनों के अंतर्गत क्या होते हैं, छोटे छोटे परजीवी पाए जाते हैं, खूब सारे परजीवी पाए जाते हैं, इस वजह से इसे परजीवियों का म्यूजियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की नस्लों के उत्पत्ति स्थल से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपके यहाँ पे कुछ नस्लें दी गई है और उनका उत्पत्ति स्थान दिया गया है, तो आपको चयन करना है कि सही विकल्प कौन सा है। तो कराकुल का जो उत्पत्ति स्थान है वो मध्य एशिया माना जाता है, मेरिनो का स्पेन माना जाता है, रेम्बुलेट का स्पेन माना जाता है, या अप्रोक्स भी। तो इसका अपन बात करें कि जो कराकुल है उसका उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया ही होता है, मेरिनो का स्पेन है, रेम्बुलेट का भी स्पेन है, और ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल कौन सी है। तो भारत के अंतर्गत सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ की नस्ल होती है वो हिसार डेल होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन वाली भेड़ कौन सी है। तो विश्व की बात की जाएगी तो आपकी कौन सी हो जाती है, मेरिनो हो जाती है। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो भेड़ के लगभग अपन ने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके बकरी के से रिगार्डिंग जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज का वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।